हेलो पीपल, वेलकम टू लेगेसी। अभी हम चालू करेंगे चैप्टर 4, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स के आखिरी दो पीस। जो लोग बीकॉम के लिए या एमबीए के लिए मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे कवर होगा, फुल कवरेज यहाँ पे आएगा। जो लोग सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या लाइफ में बोर हो गए, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। ये आप पूरा लेक्चर देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। अगर आप सही आंसर करेंगे तो आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और लाइक कर दिया जाएगा, और जब तक ये वीडियो है तब तक वो आपका कमेंट वहाँ पर पिन रहेगा। नेक्स्ट चीज़, अभी हम प्रमोशन मिक्स देखने वाले थे। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ कि जब हमारा कंट्री है उसे हम एक प्रोडक्ट की तरह अगर देखें तो उसकी एक इमेज होती है, उसकी एक रेपुटेशन होती है। जब हम ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की सीढ़ी के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और कोई गिर गया, किसी को चोट लग गई और लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर असॉल्ट का केस लग गया, तो इससे जो इमेज है, क्योंकि ये कोई लोअर लेवल पॉलिटिशियन नहीं कर रहा है, ये जो हमने लीडर और जो एलओपी हमने अपॉइंट करके रखे हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं, तो हमें शर्म आती है कि ऐसे लोग जो हैं वो सेंटिटी ऑफ पार्लियामेंट को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। हमें बुरा लगता है। कभी भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए प्रमोशन मिक्स में कि कंपनी जो है, प्रोडक्ट जो है, उसकी इमेज अच्छी हो, कभी भी उस पर डिफेमेशन नहीं हो उस प्रोडक्ट का। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, और हमारे लीडर्स को भी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके चैप्टर 4 का नाम डालिए, प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स डालिए। उस पर आपको नोट्स मिलेंगे, डाउनलोड करिए उसको, साथ में एक वीडियो पे एक साइड पे लगा लीजिए, दूसरे मोबाइल पे चालू कर लीजिए और वीडियो को देखिए, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। अगली चीज़, आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी आप लोगों को, थोड़ा माइक का इशू है, तो अगर आप ईयरफोन लगा लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आवाज़ आपको आने लगेगी। ठीक है, हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 देख चुके हैं। अभी हम आ गए चैप्टर 4 के ऊपर। इसमें हम क्या देखेंगे? प्लेस मिक्स और प्रमोशन मिक्स को हम देखेंगे। प्लेस मिक्स क्या बोलता है कि जो फैक्ट्री पे जिस जगह पे गुड्स बने, उससे जहाँ पे कस्टमर्स है वहाँ तक हम किस तरह गुड्स को पहुँचाएं, और प्रमोशन मिक्स होता है कि कस्टमर्स को हम किस तरह हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो प्लेस मिक्स होता है, प्रमोशन मिक्स होता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। प्लेस मिक्स क्या होता है? कस्टमर सिर्फ क्रिएट करना जरूरी नहीं होता है, कस्टमर तक कहाँ पर और कब उन्हें ज़रूरत है उस जगह पर प्रोडक्ट पहुंचाना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो फंक्शन है ये अवेलेबल करता है प्रोडक्ट्स को एट द प्लेस वेयर द कंज्यूमर वांट्स इट, एट द टाइम व्हेन ही वांट्स इट, विच इज़ कैरिड आउट। ये सारे फंक्शंस को हम प्लेस मिक्स कहते हैं। इसके दो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन। वो किस तरह हम करते हैं कि गुड्स को, प्रोडक्ट्स को हम अवेलेबल करते हैं एट द राइट प्लेस, एट द राइट टाइम, कम से कम कॉस्ट में, सही क्वांटिटी में, और सही गुड्स हम पहुंचाते हैं। ये सारे फंक्शन हम पूरे करते हैं। ये हम कैसे करते हैं? हम डिसीजन लेते हैं कि हमारा टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, वेयर हाउसिंग कैसी रहेगी, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट किस तरह का रहेगा। एक क्यूट सी डेफिनेशन है प्लेस मिक्स की, कि प्लेस मिक्स इज द प्रोसेस जिससे कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूसर से इंटेंडेड यूजर तक पहुंचते हैं, उसे हम कहते हैं प्लेस मिक्स। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कौन सा मिडिल मैन हम लगाएंगे, क्या टाइप ऑफ चैनल रहेगा, कौन कौन से फैक्टर्स इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। प्लेस मिक्स के इंपॉर्टेंस कुछ होते हैं। इसको देखने से पहले हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। पार्ले जी नाम का एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट इसलिए अच्छा नहीं कि वो बिस्किट बहुत अच्छा है या हमें उससे खाने में बहुत मज़ा आता है, वो इसलिए पूरे इंडिया में चलता है क्योंकि उसका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्लेस मिक्स है, वो इंडिया में बहुत सॉलिड है। वो सब जगह पर पहुँच सकता है, पहुंचा हुआ है, उसने हर चीज़ का चैनल सही तरीके से बिठा के रखा है। तो प्लेस मिक्स का एडवांटेज क्या हुए कि लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपको करना हो तो प्लेस मिक्स उसको हेल्प करता है। आप कस्टमर्स में अवेयरनेस बढ़ाता है प्रोडक्ट की। अगर किसी बंदे को अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है या नए मार्केट को एस्टेब्लिश करना है, मार्केट के नए प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना है मार्केट में, तो अच्छा प्लेस मिक्स उसको उसकी सुविधा देता है। आपकी सेल्स बढ़ जाती है, और जो बढ़ी हुई सेल्स है वो लंबे टाइम तक आप उसको मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि एक चैनल प्लेस मिक्स जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है आपका फिक्स रहता है, जिससे कम से कम कॉस्ट में आप लोगों तक गुड्स को पहुंचाते रह सकते हो। करेक्ट प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो टारगेट ऑडियंस है, अगर आप सही पॉइंट, सही वक्त पे उन तक पहुंच जाओ तो आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो आपका बिजनेस है वो एक जगह पे है और जो टारगेट मार्केट दूसरी जगह पे है, तो उन दोनों को आप कनेक्ट किस तरह करोगे, किस तरह गुड्स को स्टोर करोगे और किस तरह इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट करोगे उन तक, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो प्लेस मिक्स सॉल्व करके देता है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहते हैं कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए? उसके लिए हमें समझना पड़ेगा इंटरमीडिएरी क्या होता है। इंटरमीडिएरी होता है मिडिल मैन कौन होता है? दो टाइप के होते हैं, एक जो ओनरशिप ले लेता है और एक जो ओनरशिप नहीं लेता है। जो ओनरशिप नहीं लेता है उसे हम कहते हैं एज दी मर्चेंट एजेंट, और जो ओनरशिप ले लेता है उसे हम कहते हैं मर्चेंट एजेंट, और जो ओनरशिप नहीं लेता है उसे हम कहते हैं एज दी एजेंट मिडिलमैन। ठीक है, वो क्या होते हैं आगे देखते हैं। अभी हमारे पास आ चुका है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA। उसने डिफाइन करा है मिडिलमैन को ऐसा बंदा जो स्पेशलाइज करता है इन परफॉर्मिंग ऑपरेशंस सर्विसेज, जिसकी वजह से परचेज और सेल होती है, जिसकी वजह से फ्लो होता है गुड्स प्रोड्यूसर से यूज़र तक। ठीक है, वो जो मिडिल मैन है वो कुछ फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जो प्रोड्यूसर और यूज़र को कनेक्ट करता है। वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोक्योर करता है गुड्स को, स्टोर करता है, पैकिंग करता है, पैसे क्रेडिट पे प्रोवाइड करता है गुड्स को, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और एडवाइस प्रोवाइड करता है दोनों को ही, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को। ठीक है,
अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर चाहें तो मिडिल मैन को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इम्पॉसिबल रहता है, क्योंकि जो मिडिल मैन है वो अपने काम को बहुत इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली करता है, ये सारे फंक्शंस को बहुत कम पैसे में कर देता है और उससे बहुत नॉलेज होता है इस चीज़ का। तो दो टाइप के हमारे पास मिडिल मैन होते हैं, पहला होता है मर्चेंट मिडिल मैन, दूसरा होता है एजेंट मिडिल मैन। मर्चेंट मिडिल मैन कौन होता है? जो ओनरशिप ले लेता है, गुड्स को प्रोड्यूसर से खरीद लेता है, अगर उसने गुड्स खरीद ली तो सारी रिस्क भी उसकी हो गई। एग्जाम्पल क्या हुआ? होलसेलर और रिटेलर इसके एग्जाम्पल हुए। और एजेंट मिडिल मैन क्या होता है? जो खरीदता नहीं है चीज़ों को, मतलब वो रिस्क नहीं लेता है, वो सिर्फ कमीशन के लिए काम करता है। प्रिंसिपल उसको बोलता है कि तू गुड्स बेच दे, अगर तूने इतने गुड्स बेचे तो मैं तेरे को इतना परसेंटेज कमीशन दे दूंगा। एजेंट मिडिल मैन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? ब्रोकर, कमीशन एजेंट, फैक्टर्स, फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट्स। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की? सबसे पहले मर्चेंट मिडिल मैन की हम टाइप्स देखेंगे। तो पहली होती है होलसेलर। होलसेलर क्या होता है? ये पहला आउटलेट रहता है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये क्या करता है? मैन्युफैक्चर से बल्क में चीज़ें परचेस कर लेता है और फिर छोटे छोटे लॉट्स में उसको रिटेलर को दे देता है। ठीक है, AMA डिफाइन करता है होलसेलर को, ऐसा बंदा जो रिटेलर को सेल करता है या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूजर्स को बेचता है, फाइनल कंज्यूमर को छोटे लॉट्स में नहीं बेचता है ये। ठीक है, इसका बल्क का काम है और ये इसका मार्जिन रहता है ज़्यादा रहता है, मार्जिन इसका कम रहता है लेकिन इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है जिसमें ये डील करता है। जो प्रोफेशनल या इंस्टीट्यूशनल यूजर्स हैं ये उन्हें बेचता है, इंडिविजुअल कस्टमर को चीज़ें नहीं बेचता है। इसके जो फंक्शंस होते हैं वो मार्केटिंग के होते हैं, प्रोड्यूसर के लिए भी और रिटेलर के लिए भी। रिटेलर के लिए मार्केटिंग वो कैसे करता है कि रिटेलर को बताता है कि किस चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा बन रही है और उसको कम से कम प्राइस में कौन सी चीज़ मिल सकती है, मार्जिन किस में ज़्यादा है। प्रोड्यूसर के लिए मार्केटिंग कैसे करता है कि वो बताता है रिटेलर से कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। ठीक है, तो जो होलसेलर है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है फुल फंक्शनल होलसेलर। फुल फंक्शनल होलसेलर क्या होता है कि वो मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदता है और फिर रिटेलर को देता है। वो बल्क में खरीदता है, स्टॉक कैरी करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है, क्रेडिट देता है, उधार देता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, सारी रिस्क बेयर करता है और बहुत सारे ये सारे फंक्शन करता है। उसे हम कहते हैं फुल लाइन होलसेलर, मतलब जो सारे काम करता है। फिर एक होता है कन्वर्टर होलसेलर। ये क्या करता है? गुड्स को लेता है, सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन बीच में प्रोसेसिंग भी करता है। मतलब गुड्स का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो जाता है। एग्जांपल समझो, कॉटन टेक्सटाइल में अगर आपने किसी से अनब्लीच्ड बहुत सारी क्वांटिटी में अनब्लीच्ड कॉटन खरीदा और फिर उसको ब्लीच करके आगे रिटेलर को भेजा, तो आपने कन्वर्ट कर दिया, वैसे के वैसे गुड्स नहीं रहे, तो उसे कहते हैं कन्वर्टर होलसेलर। फिर तीसरा होता है ड्रॉप शिपर होलसेलर। ड्रॉप शिपर होलसेलर कौन सा होता है? जो ना ही स्टोर करता है ना ही डिलीवर करता है गुड्स को, वो सिर्फ ऑर्डर बुक करता है। जो रिटेलर है वो बोलता है कि भाई मुझे 10,000 यूनिट चाहिए, जो ड्रॉप शिपर है वो प्रोड्यूसर को बोल देता है कि भाई 10,000 चाहिए, मेरे पास मत भेजा, सीधा रिटेलर के पास भेज दे। वो क्या करता है? एक मिडिल मैन की तरह काम करता है और कमीशन लेता है। ठीक है, लेकिन फिर ये है क्यों इस सिस्टम में? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता रिटेलर ने मना कर दिया डिलीवरी लेने के लिए, तो होलसेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसलिए एक रिटर्न एग्रीमेंट करा जाता है कि भाई तुम ड्रॉप शिपर होलसेलर हो, एक तरीके से वो गारंटर होता है रिटेलर का। अब रिटेलर्स क्या होते हैं? रिटेल करने का मतलब होता है सेल करना फाइनल कंजम्पशन के लिए, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या रीसेल करने के लिए आप किसी को देते हो तो वो होलसेलिंग हो गई। रिटेलर मतलब जो सीधा कस्टमर को बेचेगा। ये लास्ट लिंक रहती है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, और विलियम स्टैंटन ने, नाम याद नहीं करना है, डिफाइन करा है रिटेलिंग इट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेल ऑफ द गुड्स टू द अल्टीमेट कस्टमर फॉर बिजनेस और पर्सनल यूजेस। जो कस्टमर को हम डायरेक्टली बेचते हैं, मर्चेंट इंटरमीडियरीज, इसमें हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ को वो सीधा कस्टमर तक बेचता है। जो रिटेलर है उसे हम क्लासीफाई करते हैं, बहुत सारे वेज में कर सकते हैं, लेकिन हम 2 वेज में बेसिकली रिटेलर को क्लासीफाई करते हैं। एक होता है स्मॉल स्केल रिटेलर और एक होता है लार्ज रिटेलर्स। स्मॉल स्केल क्या होते हैं? उसके और सब डिविजन्स होते हैं। पहला होता है यूनिट स्टोर्स। यूनिट स्टोर्स मतलब घर के पास छोटी छोटी प्रोप्राइटरी, मतलब खुद की ओन स्टोर्स रहती हैं। जनरल स्टोर्स होती हैं, मेडिकल होती है, हार्डवेयर स्टोर होती है, कपड़ों की दुकान होती है। वो स्पेशलिटी स्टोर्स होती है, उसमें सारी चीज़ें नहीं मिलती। हार्डवेयर में कपड़े नहीं मिलेंगे, कपड़ों की दुकान पे हार्डवेयर की चीज़ नहीं मिलेगी, वो एक ही लाइन में डील करते हैं। फिर स्ट्रीट ट्रेडर्स। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होते हैं? जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर अपने साइड बॉक्स पे खड़े रह के चटाई डाल के उसमें प्रोडक्ट्स डालते हैं और हम उसे बेचते हैं। लाइट हल्के प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसकी डिमांड कंटिन्यूसली रहती है, ये होते हैं, वो लोग होते हैं रिटेलर्स, वो होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स। फिर होते हैं मार्केट ट्रेडर्स। मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं? वो जिनके फिक्स्ड दिन होते हैं, हफ्ते में 2 ही दिन आते हैं, महीने में 3 ही दिन आते हैं। अगर कोई फेस्टिवल लग जाता है, फेयर लग जाता है, मेला लग जाता है तो वो आते हैं। उनके बिजनेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो उनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं रहता। फिर हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स क्या रहते हैं? जो अनंत काल से चल रहे हैं, मतलब वो अपना ठेला लेते हैं, उसके ऊपर सारी चीज़ों को डालते हैं और डोर टू डोर जाके सेल करते हैं। मतलब जो हम आईने वगैरह खरीदते हैं, शेविंग का सामान खरीदते हैं, छोटी छोटी चूड़ियाँ खरीदते हैं, वो सब उनके पास से हमें मिलती है। ठीक है। चीप जैक्स क्या होते हैं? चीप जैक्स होते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सुंदर भाई। वो क्या होते हैं? उनकी एक फिक्स जगह तो रहती है किसी की लोकेलिटी में, लेकिन वो उस जगह पे बिजनेस करते हैं, एक पर्टिकुलर बिजनेस मार्केट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। जैसे ही कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है वो उस जगह से अपना बिजनेस उठाते हैं और दूसरी अपॉर्चुनिटी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन इनकी जो स्पीड रहती है बिजनेस चेंज करने की, वो हॉकर्स एंड पेडलर से कम रहती है। एग्जांपल समझो, गणपति आने वाले हैं तो किसी ने दुकान खरीदी, उसमें मोदक लगा लिए दगड़ू शेठ गणपति के पास, और जब विसर्जन
हो गया। उसके बाद दिवाली के लिए फटाके दूसरी जगह पे दुकान लगा ली, तो ये हो गया चीप जैक्स। फिर सिंडिकेट स्टोर्स क्या होते हैं? सिंडिकेट स्टोर्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो सिंडिकेट स्टोर्स को अनब्रांडेड वेराइटीज़, ये क्या होती है, अनब्रांडेड लोगों से बहुत सारी वेराइटीज़ खरीदती हैं, उस पर अपना नाम लगाती है और बेचती हैं। एग्जांपल हो गया, जो सूट्स होते हैं, ब्रांडेड सूट हम देखते हैं तो वो छोटे छोटे टेलर्स को दिए जाते हैं, उनसे लिए जाते हैं, अपना ब्रांड लगाया जाता है, ब्रांड का नाम लगाया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है। फिर हो गए फिर आएंगे लार्ज स्केल रिटेलर्स। लार्ज स्केल रिटेलर्स क्या होते हैं? पहला एग्जांपल हुआ डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है एक ही रूफ के अंदर, एक ही कमरे के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें एक सेंट्रली स्ट्रीमलाइन सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्राइजेस, क्वांटिटीज़ एक ही जगह पे आपको मिल जाती है। काउंटलेस डिपार्टमेंट्स रहते हैं और हर एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज करता है एक टाइप की चीज़ में। मतलब एक पनीर, एक डेयरी का डिपार्टमेंट है, एक क्लोथ्स का डिपार्टमेंट है, एक हार्डवेयर का डिपार्टमेंट है और बहुत सारी उसमें स्टोर्स हैं जो सेंट्रली मैनेज हो रही है, जिसका मैनेजमेंट एक सिंगल कॉमन मैनेजमेंट है। इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं कि सेंट्रल लोकेशन रहती है, उसमें बहुत वैरायटी रहती है, कस्टमर सर्विसेज बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, और जो लेबर वाला काम है वो अलग है और स्पेशलाइजेशन वाला काम है अलग है, उसका एप्लीकेशन लगाते हैं, अलग अलग काम अलग अलग लोगों से करवाते हैं, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट का काम कराते हैं। अगली चीज़ आती है चेन स्टोर। चेन स्टोर एग्जांपल से समझो कि एक बड़ा दुकान है, बड़ा दुकान सारी चीज़ें एक साथ खरीदता है, सारे प्रोडक्ट एक साथ खरीदता है, जिससे उसको क्वांटिटी का डिस्काउंट मिले, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में अपनी छोटी छोटी दुकानें दूर एरिया में लगा देता है। उसका जो बड़ा स्टोर है वो वेयर हाउस की तरह भी काम करता है और बैक एंड ऑफिस की तरह भी काम करता है। छोटी छोटी जो दुकानें वो अपनी अपनी सेल करती हैं, रात में इसके पास रेमिटेंस सारा भेज देती हैं और वो उसने जिन लोगों को वहाँ पे लगाया उनको वो सैलरी दे देता है। इसे चेन स्टोर कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हुआ? बाटा, प्लेनेट 10, प्लेनेट फैशन, शॉपर स्टॉप इसके एग्जांपल हो गए। 4 या उससे ज़्यादा स्टोर्स एक ही काइंड ऑफ और ये एक ही टाइप की मर्केंडाइज में डील करते हैं। ये एक ब्रांच शॉप की तरह ये होते हैं कि अपनी अलग अलग ब्रांच आप खोल सकते हो। इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं? कैश एंड कैरी प्रिंसिपल, यहाँ पे उधार पे कुछ भी नहीं चलता है। लिमिटेड आइटम्स, इसका मतलब सिर्फ एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, रेडीमेड आइटम्स, फास्ट फूड आइटम्स वगैरह वगैरह। स्टैंडर्डाइज अपीयरेंस, प्राइस, प्रोडक्ट्स, जो सारी शॉप है वो करीब करीब एक जैसी दिखती है, उसका इंटीरियर, उसकी प्राइसेस करीब करीब सेम रहती है। यूजुअली बैंक्स आप देखोगे कि जो उनकी ब्रांचेस रहती है वो एक जैसी दिखती हैं, उनमें कलर कोडिंग सेम तरह की होती है। सेंट्रलाइज परचेस और डिसेंट्रलाइज सेल। सेंट्रलाइज परचेस क्यों करता है? क्योंकि अगर क्वांटिटी ज़्यादा में खरीदेगा और एक साथ खरीदेगा तो उसे बहुत डिस्काउंट मिलेगा। और डिसेंट्रलाइज सेल क्योंकि अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग जगह पर सेल हो रही है, ठीक है। फिर लार्ज एंड क्विक टर्नओवर, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइंस जो हैं किसी भी चीज़ को करने की बहुत लिमिटेड रहती हैं, उसकी वजह से ज़्यादा सेल होती है और जल्दी सेल होती है। उसके बाद जो सारे गुड्स हैं वो इसके लिए सूटेबल नहीं होते, कुछ ही गुड्स इसके लिए अच्छे रहते हैं। कौन से गुड्स? जो जल्दी बिक जाते हैं, जो डेली यूज़ के होते हैं, जो पोर्टेबल होते हैं, उस तरह के गुड्स यहाँ पे सूटेबल होते हैं। अगला चीज़ होता है मेल ऑर्डर हाउस। मेल ऑर्डर हाउस क्या होता है? जब आप मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू बिजनेस करते हो, ये एक स्टैब्लिश्ड और क्रेडिबल बिजनेस हो सकता है। कोई भी ये बिजनेस नहीं कर सकता, जिसकी एक रेपुटेशन है, जिस पर भरोसा है, उससे ही कर जा सकता है। अगर एक टीचर एक स्टूडेंट है, टीचर बोलेगा मेल पे कि सर आप मुझे बुक्स भेज दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, मैं आपको कैटलॉग भेजूंगा कि 10,000 रुपये का मेरा CA इंटरमीडिएट का कोर्स है, आप मुझे कैटलॉग भेजोगे, आप मुझे ऑर्डर प्लेस करोगे, उसमें पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे, मैं उसे चेक करूंगा और फिर आपको बुक्स बाय पोस्ट भेज दूंगा। ये होती है मेल। ये बहुत पॉपुलर होती जा रही धीरे धीरे और लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। आप मेल के थ्रू बिजनेस को करते हो। जो कंज्यूमर है ये विजिट नहीं, कस्टमर जो है वो विजिट नहीं करता, पर्सनल एग्जामिनेशन नहीं करता, सेलर एडवर्टाइज करता है टेलीमार्केटिंग के थ्रू और गुड जो है वो बाय पोस्ट आपको भेज दिए जाते हैं। इसे हम शॉपिंग बाय पोस्ट भी कहते हैं। जो हमारी एडवर्टीजमेंट है, कैटलॉग का मतलब क्या होता है? एक पेपर रहता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन रहती है प्रोडक्ट की, उसे हम मेल के थ्रू भेज देते हैं और डिस्क्रिप्शन, सारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन उसमें रहता है। इसे हम कहते हैं मेल ऑर्डर हाउस। जो ऑर्डर्स हैं वो आपको मेल से रिसीव होते हैं और गुड्स पोस्ट से डिस्पैच हो जाते हैं, कभी पार्सल से या फिर रेलवे पार्सल के थ्रू, नॉर्मल पार्सल स्पीड पोस्ट से या रेलवे से। आउटस्टैंडिंग इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं? इसके बड़े यूनिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, ये पोस्टल सर्विसेज को यूज़ करता है, ये कैटलॉग्स को यूज़ करता है। कैटलॉग मतलब एडवर्टाइज करता है लोगों को पैम्फलेट को यूज़ करके। उसकी एक सेलेक्टेड क्वांटिटी और स्टैंडर्डाइज गुड्स रहते हैं, उसकी पेमेंट एडवांस में हो जाती है। मेलिंग लिस्ट को मेंटेन करा जाता है, जो मेलिंग लिस्ट में लोग रहते हैं उन सबको मेल चला जाता है। फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग इस केस में होती है। फीचर्स क्या क्या रहते हैं इसके गुड्स के? कि ऐसे गुड्स होते हैं जिसकी वैल्यू हाई रहती है लेकिन वेट कम रहता है। एग्जांपल, जब आप कोई प्रोडक्ट, कोई कोर्स खरीदते हो तो उसको आपकी पेन ड्राइव में आपको लेक्चर्स मिलते हैं, तो पेन ड्राइव में जो लेक्चर्स की वर्थ है वो शायद 10,000 रुपये है, लेकिन उसका वेट बहुत कम है। वेल नोन होती है उसकी यूटिलिटी, फेचिंग सफिशिएंटली हाई प्राइस टू इंश्योर ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट अच्छा होता है इसमें, ड्यूरेबल रहते हैं और अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द ईयर रहती है। उसके बाद सुपर मार्केट क्या रहता है? एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर जिसमें बहुत चॉइस रहती है कंज्यूमर गुड्स के पास। सेल्फ सर्विस फूड स्टोर्स इसका एग्जांपल हो गया। बड़ा सेल्फ सर्विस फूड स्टोर, यहाँ पे आपको खाने की चीज़ मिलेगी, मेडिकल्स का सामान मिलेगा, आपको पहनने के कपड़े मिलेंगे, कॉस्मेटिक्स मिलेंगे और
ये स्पेशलाइज करता है खासकर फूड ग्रेन्स में और उन चीज़ों में जो पैक्ड रहती हैं, ठीक है। ये लार्ज कैश एंड कैरी सेल्फ सर्विस है। कैश एंड कैरी मतलब यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलता है। आपने अगर आप पुणे, मुंबई, दिल्ली कहीं गए होंगे तो आपने दोराबजी का नाम सुना होगा। ये डीमार्ट नहीं है, डीमार्ट से थोड़ा छोटा होता है। दोराबजी का फोटो देखो, इस तरह का कुछ होता है। वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स लगे रहते हैं और पैक्ड रहती हैं सारी चीज़ें। इसके फीचर्स क्या क्या रहते हैं कि आप जो बेसिक नीड की चीज़ें सब आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। इसमें कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, कोई उधारी नहीं होती, सारी चीज़ें सेल्फ सर्विस है। कोई आपको सेल्समैन नहीं दिखेगा। आप अपनी ट्रॉली लो, उसके अंदर सामान रखते जाओ और लेके चले जाओ। पैकिंग सर्विसेज क्या होती है कि सारी जो चीज़ें, उसका वेट, उसका प्राइस, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ें प्राइस पैकिंग के ऊपर लिखा रहता है। सारी इन्फॉर्मेशन बायर को पता रहती है। फ्रीडम ऑफ चॉइस, जो कस्टमर है उसके पास फ्रीडम रहता है कि उसे जो भी चीज़ खरीदनी है वो खरीद सकता है। फिर होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव का फीचर देखो कि सभी लोग एक साथ आते हैं, शेयर्ड ओनरशिप रहती है, सारे कंज्यूमर साथ में आते हैं, अपने पैसे साथ में पूल करते हैं और एक साथ बल्क में चीज़ों को खरीद लेते हैं, तो उनको कम में पड़ जाता है और फिर बेच देते हैं उसको नॉर्मल प्राइस पे, रिटेल प्राइस पे बेच देते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट भी हो जाता है और अपने कंजम्पशन के लिए भी उनको सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ, अपना बाजार और जनता बाजार। फिर हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट होते हैं जो जॉइंट रिटेल कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें ह्यूज डिस्काउंट लोग डील करते हैं। इसका एग्जांपल क्या हुआ, डीमार्ट इसका एग्जांपल हुआ। मतलब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले लेता है जिससे वो बड़ा डिस्काउंट लेता है और बहुत कम प्रॉफिट पे लोगों को बेचता है, लेकिन क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है तो उसे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स होती है, वाइड फ्लोर एरिया रहता है। मतलब डीमार्ट बहुत स्क्वायर 2 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में भी बड़े बड़े डीमार्ट्स होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जो स्पेस है मार्केट का, जो बिल्डिंग है उसका स्पेस बहुत बड़ा होता है, उसका एम्बियंस बहुत अच्छा होता है, अंदर से बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखती है और रॉक बॉटम प्राइजेस रहते हैं, कम से कम प्राइजेस होते हैं। इसका की फीचर क्या रहता है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी रहती है। कैसे, जो स्टॉक होता है उसको बहुत ज़्यादा स्टॉक को मेंटेन करा जाता है ताकि प्राइजेस जो हैं कस्टमर से ज़्यादा नहीं लेनी पड़े, थोड़े से मार्जिन में भी खर्चा चल जाए। लेकिन इसमें सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम क्या रहती है, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट और स्टॉक को कंट्रोल करके रखना। अगर आपका IT सिस्टम इन्वेंट्री सही से मेंटेन नहीं करेगा तो सारा सिस्टम हिल जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। एग्जाम्पल हुआ बिग बाजार और डीमार्ट। फिर शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, जो बड़ी सिटीज़ होती हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ पे आपको अर्बन एरियाज़ में शॉपिंग मॉल दिखेंगे। शॉपिंग मॉल में सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ पे सब कुछ होता है। वहाँ पे मल्टीप्लेक्स होता है, वहाँ फूड कोर्ट होता है, वहाँ पे गेम खेल सकते हो, वहाँ ब्यूटी पार्लर होता है, वहाँ पे नाखून कटवा सकते हो, वहाँ पे वो मसाज की चेयर होती है, वहाँ आप सब कुछ कर सकते हो। उसमें कई सारे फ्लोर होते हैं और एक ही कॉम्प्लेक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है धीरे धीरे करके। Tier 1, Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी कुछ सुपर मॉल्स अभी खुलने लगे हैं। फिर होती है हाईवे रिटेलिंग। हाईवे रिटेलिंग क्या होती है कि जब आप कहीं गाड़ी से जा रहे होते हो तो बीच में ढाबे आते हैं, आप वहाँ खाना खाते हो और आगे निकल जाते हो, मतलब वो स्टॉप ओवर स्टोर्स रहते हैं। इसी तरीके से जो पेट्रोल पंप की चेन है, तो पेट्रोल पंप के साथ कुछ दुकानें खोल दी जाती हैं जिससे कि कोई बंदा आए, अपना सामान खरीदे और वापस चला जाए। इसे इन एंड आउट स्टोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया KFC या डोमिनोज पिज़्ज़ा। लोग आए, खाना खाएं, अपना जो उन्हें खरीदना खरीदे और चले जाएँ, ठीक है। अगला आ गया एजेंट मिडिलमैन। एजेंट मिडिलमैन क्या होता है, मिडिलमैन का दूसरा टाइप होता है ये कमीशन के लिए काम करता है। ये टाइटल नहीं लेता है, मतलब ये ओनरशिप नहीं लेता है। हमने अभी देखा मर्चेंट मिडिलमैन, अभी हम देख रहे हैं एजेंट मिडिलमैन। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा मर्चेंट मिडिलमैन है। ये हेल्प करता है गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए। ये ओनरशिप नहीं लेता है, रिस्क नहीं लेता है, ये कमीशन के लिए काम करता है। लेकिन ये रेंडर वैल्यूएबल सर्विसेज करता है दोनों को साथ में लाने के लिए, बायर सेलर को, और कमीशन चार्ज करता है ये। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट कौन सा होता है, जो बाय करता है और सेल करता है गुड्स को, प्रिंसिपल से लेता है और प्रिंसिपल के बिहाफ पर सेल करता है और कमीशन चार्ज करता है। अपने नाम पर नहीं करता है और ना ही कोई रिस्क लेता है। इसका फिक्स रेट ऑफ कमीशन रहता है। इसके पास एक्सपर्ट नॉलेज रहती है, जो बेचना है इसको सब कुछ पता रहता है उसके बारे में, और इसका प्रोड्यूसर और डीलर दोनों से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो प्रोक्योर करता है गुड्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल, ही गेट्स ऑर्डर्स, और रिस्पॉन्सिबल होता है वो पैकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए और डिलीवरी कराने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब वो कौन कौन से पैसे लेता है, तो जो उसने कमीशन चार्ज करनी है वो पैसे लेता है, जो गुड्स को खरीदने के लिए उसको पैसे लगे वो प्रिंसिपल से वापस लेता है, और जो सेल करने के लिए जो उसको खर्चा हुआ, जो बायर के घर पे गया, उससे बात करी उसने, जो खर्चा हुआ वो सारे पैसे वो प्रिंसिपल से ले सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एजेंट है वो गारंटर बन जाता है। वो ये बोलता है कि अगर बायर ने नहीं खरीदा तो प्रिंसिपल बोलता है मैं तुमको पैसे दे दूंगा, मेरा भरोसा करो, मेरे भरोसे पे इसको गुड्स दे दो, उधार पे दे दो इसको गुड्स। उस केस में डेल क्रेडिट कमीशन लगती है, मतलब जो उसकी कमीशन बनती है उससे थोड़ी सी ऊपर कमीशन वो चार्ज करता है। एज अ गारंटर की भी उसको कमीशन मिलती है। उसके बाद आता है ब्रोकर। अभी एजेंट मिडिलमैन का दूसरा टाइप होता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर क्या करता है कि वो एम्प्लॉय करता है, ही इज एम्प्लॉयड टू मेक बार्गेन्स। दोनों पार्टी से वो बार्गेन करता है और एक फाइनल एग्रीमेंट तक दोनों को पहुंचाता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल कराता है इन केस ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, नेविगेशन एक्सेट्रा।
कई बार आप घर खरीदने जाते हैं तो उसमें आप ब्रोकर लगाते हैं, ब्रोकर नेगोशिएट करता है, दोनों की कंडीशन को समझता है, एक दूसरे से बात करवाता है और फाइनल कराता है, सारा पेपर वर्क खत्म करवाता है। ठीक है, वो दोनों पार्टीज़ को साथ में लाता है, कोई टाइटल नहीं लेता है, मतलब ओनरशिप नहीं लेता है, कोई पोजीशन नहीं लेता है गुड्स का, वो स्पेशलाइज करता है पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ कॉमर्स में, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ में वो स्पेशलाइज करता है। और इसी तरीके से हमें बहुत सारे ब्रोकर्स मिलते हैं, जैसे प्रोड्यूस ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स, शिप ब्रोकर्स, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, अलग अलग ब्रोकर्स मिलते हैं, प्रॉपर्टी के भी ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, वो कई सारी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है दोनों ही पार्टीज़ को। पहले वो दोनों पार्टीज़ को एक साथ कॉन्टैक्ट में लाता है, फिर उनकी डिलीवरी कैसे होगी गुड्स की वो फाइनल अरेंजमेंट करता है, फिर दोनों पार्टीज़ को टच में रखता है एक दूसरे के, फिर दोनों को वैल्यूएबल एडवाइसेस प्रोवाइड करता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर ऐसा बंदा होता है जो गुड्स को बेचता है, लेकिन कैसे बेचता है? एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। कॉम्पनसेशन वो अपना लेता है, लेकिन जैसा प्रिंसिपल बोलता है उसके हिसाब से चीज़ों को बेचता है। वो अपने नाम पे चीज़ों को बेच सकता है, उस प्राइस पे बेच सकता है जितना उसको सही लगे, और उस वक्त बेच सकता है जब उसे सही लगे। वो इवन उधार पे चीज़ों को बेच सकता है, और वैलिड रिसीट है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे इशू कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल है, पहले वो जो एजेंट, जो फैक्टर है, वो प्रिंसिपल को एडवांस में पैसे देता है, फिर प्रिंसिपल उसको गुड्स देता है, फिर वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर गुड्स को बेचता है। लेकिन इसमें इसके पास एक राइट रहता है, राइट टू लीन। लीन का मतलब क्या होता है? ये गुड्स को अपने पोजीशन में जब्त करके रख सकता है कि जब तक तुम मेरे पैसे वापस नहीं दोगे, जब मेरी पेमेंट जो है वो मुझे पूरी नहीं करोगे, तब तक मैं आपको गुड्स आपके क्लियर करके नहीं दूंगा। चौथा आता है ऑक्शनियर। ऑक्शनियर क्या होता है? जब बोली लगती किसी चीज़ की, जैसे बड़ी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, कोई आर्ट पीस हो गया, कोई ज्वेलरी हो गई, तो जब उसकी बिक्री होती है, कोई बोली लगती है, उसे हम कहते हैं ऑक्शनियर। वो भी एक एजेंट की तरह काम करता है, वो एक लीगल एजेंट होता है। हाईएस्ट बिडर को वो सेल करता है चीज़ों को, ये एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है, और ही इज डीलिंग इन, उसकी जो डीलिंग होती है वो मोस्टली कैश की टर्म्स में होती है। वो पोजीशन लेता है और गुड्स का, और रेमिट करता है सेल प्रोसीड को। जब बिक जाती है तो जितने पैसे आए वो सेलर को देता है अपना कमीशन काटने के बाद। ठीक है, दो टाइप की यहाँ पे ऑक्शन होती है। एक होती है रिजर्व प्राइस। रिजर्व प्राइस में एक मिनिमम प्राइस डिसाइड होती है, उससे बिड स्टार्ट होती है, और विदाउट रिजर्व प्राइस में कोई प्राइस नहीं होती। लोग बोलते हैं कि हम इसके लिए कितना पैसा देना चाहते हैं, और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको दे दी जाती है। ऑक्शन करने से पहले सारी डिटेल्स न्यूज़पेपर में वाइडली पब्लिसाइज करनी पड़ती है, ताकि सबको उसके बारे में पता चले और ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। अगली जो होती है सेलिंग एजेंट। सेलिंग एजेंट जो है सोल एजेंट से अलग होता है। सेलिंग एजेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो उसके पास अथॉरिटी होती है और कंट्रोल होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। वो इंडिया के अंदर अंदर ही चीज़ों को बेच सकता है, और उसको प्रिंसिपल के अंडर काम, लिमिटेड मार्केट सेगमेंट में वो काम करता है। अनलिमिटेड मार्केट सेगमेंट में कहीं भी काम नहीं कर सकता। लेकिन जो सोल एजेंट होता है ना, उसमें उसके पास सारे राइट्स होते हैं। वो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो इंडिया के बाहर भी चीज़ों को सेल करता है, टोटली फ्री होता है कुछ भी करने के लिए। लेकिन सेलिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, और नेगोशिएट करता है मोस्टली वो चीज़ों को। फिर फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एंड क्लियरिंग एजेंट क्या होता है? जब हम इंडिया के बाहर कोई चीज़ों को बेचते या खरीदते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसके क्लियरेंस कराने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें एक्सपर्ट लोग लगते हैं, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल किसी को पैसे देता है और उसे कलेक्ट करना पड़ता है, उससे गुड्स लाने पड़ते हैं। तो ये जो कलेक्ट करना, पैसे कलेक्ट करना, डिलीवरी देना और चीज़ों को फॉरवर्ड करना प्रिंसिपल के बिहाफ पे, ये सब जो टीडीएस टास्क है, प्रिंसिपल इससे उसका सर दुखता है, तो बोलता है कि मैं एजेंट लगाता हूँ, वो ये सारी चीज़ें कर देगा, रूटीन काम वो कर लेगा। तो फॉरवर्डिंग एजेंट कौन होता है? जो गुड्स को रिसीव करता है एक्सपोर्टर से और उसका शिपमेंट अरेंज कराता है। और क्लियरिंग एजेंट कौन सा होता है? जो पोर्ट पे जाता है, गुड्स को क्लियर करवा के लाता है और उसका क्लियरेंस की सारी चीज़ें करता है। इसके पास प्रोफेशनल टच रहता है और एक्सीलेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी रहती है। उसको अपना काम बहुत अच्छे से आता रहता है। सब लोग ये काम नहीं कर सकते, ये यही काम कर सकता है, ये वाला। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से रहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए? पहली बात तो समझो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। हमने समझ लिया कि एक चैनल को एक पाइपलाइन की तरह समझो। पाइपलाइन की तरह समझो कि जो प्रोड्यूसर है वो गुड्स डालता है और वो उस पाइपलाइन से गुजरते हैं और यूज़र तक पहुंचते हैं। इस पाइपलाइन के अंदर कौन कौन लोग होते हैं? होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एजेंट होता है, जो उसको आगे बढ़ाते हैं, यूज़र तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कौन लोग नहीं आते हैं? इसके अंदर वो लोग नहीं आते हैं जो टाइटल ले लेते हैं। अगर हमने गुड्स को गिरवी रखा, अगर ट्रांसपोर्ट करा एजेंसीज को, तो जब वो गुड्स चल रहे होते हैं तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी ओनरशिप ले लेती है, इंश्योरेंस कंपनी ओनरशिप ले लेती है, तो वो सब चैनल का पार्ट नहीं होते। जो चैनल का पार्ट है वो सिर्फ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट और यूजर्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रूट कौन कौन सी होती है जिसको लोग फॉलो करते हैं? पहला होता है मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर। ये क्या होता है? इसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई एजेंट नहीं होता, डायरेक्ट सेलिंग होती है, इंटरेक्टिव सिस्टम रहता है। सीधा कस्टमर को बताया जाता है कि भाई आपको क्या चाहिए हमें बता दो। कई बार मेल के थ्रू, कई बार टेलीविजन के थ्रू, कई बार फोन के थ्रू, कई बार मैगजीन के थ्रू, कई बार वेंडिंग मशीन के थ्रू। आप सिक्का डालो आपको जूस मिल जाएगा, आपको चिप्स मिल जाएंगे, वो भी डायरेक्ट सेलिंग होती है। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करते हो, अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली प्रमोट करते हो, टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू, सेल्स ऑर्डर के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू। ये कब होता है? जब हमें चैनल को छोटा रखना पड़ता है और स्पेसिफिक कैरेक्टर की चीज़ें होती हैं। बहुत डेलिकेट काम होता है, नाजुक काम होता है, और जो सेलर है वो चाहता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसी चीज़ें हों। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। मतलब कंज्यूमर से पहले हम रिटेलर को गुड्स देते हैं। यहाँ पे होलसेलर नहीं होता है। यहाँ पे जो बायर है
वो बहुत सारे रिटेलर्स को, बड़े बड़े रिटेलर्स को गुड्स भेज देता है प्रोड्यूसर, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, सुपरमार्केट जो हमने ऊपर देखे, ठीक है। हम होलसेलर को यहाँ पे बाईपास कर देते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है वो सारा होलसेलर का काम करता है, मतलब वो चीज़ों को स्टोर करेगा, इंश्योरेंस करेगा, इन्वेंट्रीज में फाइनेंस देगा। और अगर पेरिशेबल गुड्स रहेंगे तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत असेंशियल हो जाता है। इसके लिए वो पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो वो सीधा रिटेलर को भेज देता है ताकि ख़राब होने का टाइम बच जाए। ये सिस्टम में तब जाते हैं जब जो मैन्युफैक्चरर है वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हो, उसे पता चले कि गुड्स कहाँ से कब जा रहे हैं और यूज़र का रिएक्शन कैसा है, वो ये जब जानना चाहता है तब। कभी कभी जब जो गुड्स हैं उसमें चेंज इन फैशन हो सकता है, कपड़े हैं जिसका फैशन बदल सकता है, तो भी जो प्रोड्यूसर है वो चाहता है कि मैं होलसेलर को हटा दूं ताकि मुझे पता चले कब कौन सा फैशन चेंज हो रहा है। इसके लिए भी वो अपने पास कंट्रोल रखता है और होलसेलर को निकाल देता है। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर। ये होती है एक प्रॉपर ट्रेडिशनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स पहले मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, फिर बल्क में रिटेलर के पास, फिर छोटी क्वांटिटी रिटेलर के पास, फिर रिटेलर से फाइनल कंज्यूमर के पास। इसे हम ऑर्थोडॉक्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसमें 50 से 60% लोग ज़्यादातर यही करते हैं। सारे टाइप के जो लो पर यूनिट प्राइस के गुड्स रहते हैं, ड्रग्स हो गई, ग्रोसरीज हो गई, टोबैको हो गई, ये सब इसके लिए सभी इसको यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, कंज्यूमर। ये क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी ऑर्थोडॉक्स सिस्टम थी उसमें बस हमने एक बंदा और ऐड कर दिया, एजेंट। वो क्यों ऐड करा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है उसका हेडेक खत्म हो जाए, भाई किसको बेचूंगा, कौन सा होलसेलर, क्या रेट पे बेचूंगा, वो ये इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है। वो क्या करता है कि सारे नेगोशिएशन, सारे काम एजेंट को देता है, वो सारी ये सारी चीज़ें खत्म कर देता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। अभी जो चैनल है वो यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इंपोर्टेड गुड्स के लिए, टेक्सटाइल के लिए, ऑयल वगैरह सारे प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जो होलसेल लेवल होता है यहाँ पे, जो एजेंट है वो जो एजेंट मिडिल मैन है जो होलसेल लेवल पे काम करता है, वो मार्केटिंग करता है किस चीज़ की, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए भी और एग्रीकल्चरल गुड्स की भी वो मार्केटिंग की तरह काम करता है। लोगों को बताता है कि गुड्स मेरे पास हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसकी वजह से सेल्स प्रमोशन भी गुड्स का ज़्यादा होता है। अभी हम हैं अगला वाला, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, रिटेलर, कंज्यूमर। इस केस में होलसेलर नहीं होता है, होलसेलर को हम बाईपास कर देते हैं। इस केस में होलसेलर नहीं होता, इस होलसेलर को हम बाईपास कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि एजेंट होलसेलर की तरह ऐड करता है और इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं होती। सीधा एजेंट रिटेलर को देता है और सीधा कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। फिर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, कंज्यूमर, यहाँ पे रिटेलर नहीं होता। ये कब होता है, जब हमारे जो बायर होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में हमसे चीज़ें परचेज करते हैं और बहुत बड़े बायर्स होते हैं। एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, बिजनेस के जो बायर्स रहते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए, वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं, उसमें छोटी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, तो सीधा होलसेलर होता है। तो हमारे पास 6 टाइप के चैनल हो गए जिसमें से हम चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कौन सा चैनल रहेगा वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो अभी हम देखते हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर आपने एक बार कोई चैनल डिसाइड कर दिया तो उसे आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते, उसे चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सोच समझ के, लॉट ऑफ थॉट एंड एनालिसिस के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कौन सा चैनल आपको यूज़ करना है। सोच समझ कर ही चैनल डिसाइड करना चाहिए। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो अफेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं कि कौन सा चैनल हम यूज़ करेंगे। पहला होता है प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोडक्ट की कैटेगरी, जैसा प्रोडक्ट उस जिस कैटेगरी का प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से हमारा चैनल रहेगा। अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा चैनल रहेगा, सब लोग रहेंगे उसके अंदर। इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है तो छोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कंज्यूमर को नहीं बेचना है, बहुत लोगों को नहीं बेचना है, एक पर्टिकुलर आदमी को बहुत बड़ी क्वांटिटी हम दे देंगे, तो ज़्यादा लोगों को एक बड़े चैनल की जरूरत नहीं है उसके लिए। दूसरे फैक्टर्स क्या क्या रहते हैं कि प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, उसके फैशन क्या रहता है, हैबिट्स क्या है लोगों की, पेरिशेबल गुड्स वो खराब होता है कि नहीं होता है, कितने टाइम में खराब होता है, उसकी लेवल ऑफ सर्विस क्या रहती है। अगर गुड्स पेरिशेबल होता है, फ्रेजाइल होता है, मतलब जल्दी टूट सकता है या जल्दी खराब हो जाता है, उसकी शेल्फ लाइफ कम है, तो हमें कंट्रोल लेवल चाहिए, मतलब हम छोटा चैनल रखेंगे। लेकिन अगर गुड्स जो है वो ड्यूरेबल है, वो चल सकते हैं लंबे टाइम तक, तो हमें लॉन्गर चैनल रखते हैं। अगर टेक्निकल प्रोडक्ट है, मतलब कुछ स्पेशल लोग लगते हैं, टैलेंटेड लोग लगते हैं, उसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, उसे चालू करने के लिए, तो शॉर्ट चैनल रखते हैं। अगर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो हम डायरेक्टली सेल करते हैं, शॉर्टर चैनल पे जाते हैं, मिडिल में नहीं रखते हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं, दूसरा चैनल जो होता है वो होता है मार्केट का। अगर मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है तो हम बहुत बड़ा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे ताकि सब तक हम पहुंच सके। लेकिन अगर हमारा मार्केट ही छोटा है तो हम डायरेक्ट सेलिंग करके छोटा चैनल रखेंगे। अगर हमारा कंज्यूमर मार्केट है तो हम रिटेलर्स रखेंगे, बड़ा चैनल रखेंगे। लेकिन अगर हमारा बिजनेस मार्केट है, हम बिजनेसमैन को बेचते हैं, तो हम रिटेलर को एलिमिनेट करके छोटा चैनल रखेंगे। अगर हमारा मार्केट कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लोग हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। लेकिन अगर मार्केट स्कैटर्ड है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, तो हम ज़्यादा चैनल को यूज़ करेंगे। किस फ्रीक्वेंसी से कस्टमर बाय करता है, कस्टमर की अगर इच्छा है कि जहाँ से भी मैं खरीद सकूँ वहीं से खरीदूँ, कोई एक चैनल ना रहे, अगर ऐसी कस्टमर की, बायर की ऐसी टेंडेंसी होती है तो हम बड़ा चैनल रखते हैं। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि हम एक छोटा सा ही एक पर्टिकुलर बंदे से खरीद लें तो हम करते हैं। तो जहाँ उसका मन है, अगर वो चाहता है, बायर अपने पास चॉइस रखना चाहता है, फिर हम बड़ा चैनल रखते हैं। उसके बाद कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहता है। हम कोई भी चैनल को डिसाइड करते हैं जिसमें हमें कम से कम कॉस्ट लगेगी और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लोअर यूनिट कॉस्ट जहाँ पर रहे, कम से कम कॉस्ट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल्स कर सके, उस चैनल को हम डिसाइड करते हैं। अगला होता है
जो चैनल हमारा राइवल यूज़ कर रहा है। अगर हमारा राइवल को प्रॉफिट हो रहा है तो जो चैनल वो यूज़ कर रहा है हम भी वही यूज़ कर रहे थे, लेकिन कई कई बार क्या होता है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए जो राइवल यूज़ कर रहा है उसके अलावा दूसरा हम चैनल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा राइवल रिटेल चैनल को यूज़ कर रहा है तो हम डोर टू डोर सेलिंग करेंगे ताकि हमें कोई कंपटीशन ना मिले और हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लग जाए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, अगर इकोनॉमी में रिसेशन या डिप्रेशन चल रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम फिजूल में खर्चा क्यों करें, तो हम शॉर्टर चैनल चीपर चैनल को यूज़ करेंगे। लेकिन अगर प्रॉस्पेरिटी है, लोग खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं से भी खरीद सकते हैं तो हम बड़ा चैनल यूज़ करेंगे। कंपनी, अगर हमारी कंपनी जो है उसका साइज़ बहुत बड़ा है और हम पैसे हमारे पास ज़्यादा हैं तो हम छोटा चैनल ले सकते हैं। छोटा चैनल का मतलब ये नहीं होता कि पैसे लगते हैं, छोटा चैनल मतलब हम होलसेलर रिटेलर को निकाल देंगे, मतलब हमें खुद की शॉप ओपन करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम अगर उसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ही हम रिड्यूस करेंगे लेवल को। लेकिन जो फाइनेंशियली वीक हैं, जिनके पास पैसे कम है, कोई नई कंपनी है, तो वो बड़ा चैनल डिसाइड करेंगे जिससे उनको मिडिल मैन का एक्सपीरियंस मिलेगा और एबिलिटी टू मैनेज मिल जाएगी और उनके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, कंट्रोल ज़्यादा रहेगा शॉर्टर चैनल। और शॉर्टर चैनल में कंट्रोल ज़्यादा रहता है, बड़े चैनल में कंट्रोल गुड्स पे कम रहता है। ये जो सिलेक्शन है चैनल का, ये कोई इजी काम नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और बेस्ट चैनल जो है वो सारे फैक्टर्स को जो बैलेंस कर सकता है और सबका रिलेटिव इंपॉर्टेंस है। कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं होता सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, हर एक मैनेजर का एक यूनिक सिचुएशन या रिक्वायरमेंट रहता है, उसके हिसाब से वो चैनल को डिसाइड करता है। ये हो गया हमारा प्लेस मिक्स खत्म। अभी हम आ गए प्रमोशन मिक्स पे। प्रमोशन मिक्स क्या बोलता है, किस तरह हम गुड्स को लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को परसुएट करते हैं कि वो हमारा गुड खरीदे। प्रमोशन क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं इस तरीके से कि हम उन्हें थोड़ा सा परसुएट भी करते हैं कि वो हमारे आइडिया को एक्सेप्ट करें, प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को एक्सेप्ट करें। परसुएसिव कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन नहीं, परसुएसिव कम्युनिकेशन, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें परसुएट करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में क्या क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि हमने एक प्रोडक्ट लाया हुआ है, उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबल हो जाएं। तो 3 स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, परसुएट करते हैं और कन्विंस करते हैं उनको, परसुएट और कन्विंस करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। पूरी जो मार्केटिंग प्रोग्राम है वो इस मार्केटिंग पे हमारे प्रमोशन मिक्स पे डिपेंडेंट होती है कि अगर हमने प्रमोशन सही से नहीं करा तो कोई गुड्स ही नहीं खरीदेगा। जो हमने इतने पीस लगाए, इतनी ऑर्गेनाइजेशन लगाई, सब वेस्ट हो जाएगा। प्रमोशन क्या है, एक नॉन प्राइस फॉर्म ऑफ कंपटीशन है। इंग्लिश है, सर दुख जाएगा तुम्हारा, ध्यान से सुनना। प्रमोशन क्या होता है, इट इज द कोऑर्डिनेटेड सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट टू एस्टैब्लिश चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन टू फॉस्टर सेल्स ऑफ गुड्स और एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज। मतलब क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेटेड सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट है जिससे हम एक चैनल एस्टेब्लिश करते हैं। चैनल का है जिससे हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं और लोगों को परसुएट कर सकते हैं ताकि हमारी सेल बढ़े और हमारे आइडियाज़ को वो लोग एक्सेप्ट करें। मतलब हम उन्हें परसुएट कर रहे हैं हमारे उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स क्या होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, AMA इज बैक, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, वो बोलती है कोई भी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, मतलब हम पर्सन टू पर्सन नहीं जा रहे हैं, मास मीडिया पे जो भी चीज़ें हो रही हैं एक पेड फॉर्म में हम कर रहे हैं, जिसे हम आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू कर रहे हैं, जिससे हम हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग। पब्लिसिटी क्या होती है, हम डिमांड को बढ़ाते हैं, रेडियो पे, टेलीविजन पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, उनका एक फेवरेबल प्रेजेंटेशन करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स का टेलीविजन रेडियो पर। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, एक पर्टिकुलर बंदा अपॉइंट कर देते हैं एक पर्टिकुलर लोगों के लिए और लोग आमने सामने जाके ओरल मुंह से बोल के या फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है, प्रेजेंटेशन करता है। इससे हो सकता है कि हमारी सेल बहुत ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन हो सकता है कोई बंदा सोच के बैठा हो कि मैं तो इनसे नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर 1 to 1 वो बात कर लेगा तो हो सकता है वो खरीद ले। तो कुछ लोग खरीद सकते हैं, हमेशा जरूरी नहीं कि सभी लोग खरीदेंगे। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, ये जो हमने 3 चीज़ें देखी, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी और पर्सनल सेलिंग, उसको छोड़ के जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती है सब इसके अंदर आती हैं। हम इंसेंटिव देते हैं, हम ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, हम डिस्प्लेस कराते हैं, पैम्फलेट लगाते हैं, नॉन रूटीन सेल एफर्ट्स होते हैं, सारे जो होते हैं एफर्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्रमोशन जो होता है उसमें 3 चीज़ें देखी जाती है, ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्मेशन, परसुएशन और रिमाइंड करते हैं हम लोगों को, जिससे हम इन्फ्लुएंस कर सकें उनको बिहेवियर को, ताकि वो पॉजिटिवली बिहेव करें टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट को खरीद लें। तीसरी चीज़ होती है PR करना। PR मतलब अपनी एक अच्छी इमेज बनाना लोगों के बीच में, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट को और हमारी कंपनी को एक्सेप्ट कर सकें। अगला चीज़ होती है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रमोशन मिक्स को। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोशन मिक्स को अफेक्ट करते हैं? प्रमोशन मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट जो हमने ऊपर देखे, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी। अब इन सबको हमें ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन ब्लेंड करने में पैसा जो हम एलोकेट करेंगे वो किस बेसिस पर एलोकेट करेंगे, ये इस डिसीजन को कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस चीज़ में कितना पैसा लगाएंगे। इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं खिलौने बेच रहा हूँ तो खिलौने में कहाँ की टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट कहाँ करूँगा? कार्टून नेटवर्क पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँगा, जहाँ पे कार्टून दिखते हैं, जो चीज़ बच्चे देखते हैं। लेकिन अगर मैं कोई इंडस्ट्रियल लेवल की मशीन बेचना चाह रहा हूँ तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ करूँगा? कोई टेक्निकल जर्नल में, जहाँ पे मीडिया वाले लोग, जहाँ इंडस्ट्री वाले लोग उसे देखेंगे। तो जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। बायर्स, बायर का टाइप क्या है, उनका नेचर क्या है? बायर का टाइप का मतलब वो उनके पास पैसे कितने रहते हैं और वो कंजूस हैं या लग्जरियस आइटम खरीदने
खरीदने की कोशिश करते हैं। तो जैसा बायर उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बायर का डिज़ायर कैसा है, उनकी नीड कैसी है, वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी वैल्यू कैसी है, उनकी एटीट्यूड कैसी है, ठीक है। हम ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील कर सकें, बायर्स को। जो कंपनी होती है उसकी यूनिक इमेज रहती है, और जो कंपनी की इमेज रहती है वो क्लोजली एसोसिएटेड रहती है उसकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी से, जिससे उसकी गुडविल को एक्सप्लॉइट करा जा सके, ठीक है। जो इमेज है उसको आप अलग नहीं कर सकते कॉर्पोरेट इमेज या रेपुटेशन ऑफ द फर्म से। इन फैक्ट जस्ट हर एग्जांपल समझो कि जो एक बच्चा है उसकी जो रेपुटेशन, उसकी जो फैमिली की रेपुटेशन है वो उस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर टाटा जो है, टाटा ने कोई कार बनाई तो टाटा की एक बहुत बड़ी गुडविल है मार्केट के अंदर। तो जो टाटा की कोई कार नहीं लिखता, वो टाटा टी लिखता है, टाइटन लिखता है, अपना नाम उसमें लिखता है, ताकि जो ब्रांड की गुडविल है वो प्रोडक्ट के अंदर भी आ जाए और उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग करता है। दोनों का माइलेज लेने की, दोनों का बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। चैनल की चॉइस, जो चैनल का चॉइस है कि जो चैनल है उसमें प्रोडक्ट फ्लो करते हैं, जिस प्रोडक्ट के थ्रू प्रोडक्ट फ्लो करते हैं उसके हिसाब से हमारी प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है। दो प्रमोशन स्ट्रेटजी होती है, एक होती है पुश और एक पुल। पुल करने का क्या मतलब होता है कि हम लार्ज स्केल में एडवर्टीजमेंट करते हैं, सारे एफर्ट कस्टमर की तरफ करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं। रिटेलर्स और होलसेलर्स के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है कि भाई बहुत डिमांड है, हमें स्टॉक बढ़ा के रखना पड़ता है। जब वो इतना ज़्यादा स्टॉक बढ़ा के रखते हैं तो उनका मार्जिन कम हो जाता है, इसमें उन लोगों को कम पैसे मिलते हैं। जो पर्सनल सेलिंग है ये सेकेंडरी हो जाती है, और जो मार्केटर है वो रिलाई करता है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। पुश में क्या होता है, पुश में क्या करते हैं कि वो कस्टमर पे मार्केटिंग मास कम्युनिकेशन नहीं करता, जो प्रोड्यूसर है वो जो प्रोडक्ट्स है उसको चैनल में आगे बढ़ा देता है, मिडिलमैन के पास भेज देता है। और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो इस तरह की होती है, इसमें पर्सनल सेलिंग होती है, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें कम लोगों को तक चीज़ें पहुंचानी पड़ती हैं। लेकिन जो पुल होता है उसमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचानी पड़ती है, तो वहाँ मार्जिन कम रहते हैं। अभी ज़्यादातर जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो पुश एंड पुल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। एक रेशो डिसाइड कर लेते हैं कि कितने में पुश करेंगे, कितने में पुल करेंगे, और दोनों का और सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करके प्रमोशन में दोनों का अपने लिए यूज़ करते हैं। प्रमोशन टेक्निक से मेथड कौन कौन सी रहती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहली होती है प्रीमियम प्रोवाइड करना। एग्जांपल से समझो कि हमने एक टूथपेस्ट खरीदा, सिंपल हो गया, लेकिन अगर मैंने 4 टूथपेस्ट खरीदा तो बड़ा बॉक्स आएगा, उसके अंदर टूथब्रश भी अलग से आ जाएगा, तो वो एक प्रीमियम हो गया जो हमने ज़्यादा खरीदने के लिए लोगों को दिया। हम साबुन खरीदते उसके साथ टॉवल फ्री आता है, हम चाय पत्ती खरीदते उसके साथ कप फ्री आता है। ये क्या होता है, इमीडिएट सेल को बढ़ाने के लिए रहता है। कैसे प्रोडक्ट में जिनकी प्राइस कम रहती है, जो लोग ज़्यादातर खरीदते हैं, वो प्रोडक्ट जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर हमें कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हम कोई प्रीमियम उसके अंदर डाल देंगे तो लोग उसे ज़्यादा खरीदेंगे। ये सेल को स्टिमुलेट करने के लिए होता है स्टोर के अंदर। ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली कस्टमर को ऑफर करी जाती हैं इन रिटर्न ऑफ सम एक्शन ऑन इस पार्ट, डायरेक्टली या फ्रीक्वेंटली चीज़ों को खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल हम हर पैकेट के अंदर एक कूपन रख देंगे। 10 अगर आपने चाय पत्ती के पैकेट खरीदे, 10 कूपन जमा करो, जब 10 हो जाएंगे तो लोगों के पास लाके दे देना, आपको एक बाल्टी मिल जाएगी। जब आप फन फ्लिप्स के अंदर बचपन में एक चिप्स आते थे, उसके अंदर कार्ड हुआ करते थे, जब आपके पास 20 कार्ड हो जाते थे तो आपको एक और फन फ्लिप्स मिल जाता था। तो जब प्रीमियम आप ऑफर करते हो किसी को भी, तो ये चीज़ एडवाइजेबल होती है कि जो आपका प्रीमियम वाला आइटम है उसको प्रोडक्ट के अंदर ही डाल दो या उसको फिक्स कर दो, ताकि उसको अलग से निकाला ना जा सके, नहीं तो जो रिटेलर है उसको अलग से बेच देगा, जबकि ये तो फ्री में प्रोवाइड करना है। फिर कॉन्टेस्ट क्या होते हैं, जो हमारे बायर्स हैं उनके लिए हम कॉन्टेस्ट करवाते हैं जिससे कि वो लोग इंटरेस्टेड फील करें हमारे प्रोडक्ट के अंदर। ये क्या होता है, ये कब होता है, जब कोई लो प्राइस आइटम रहता है उसके अंदर हम उन्हें कॉन्टेस्ट का पार्ट बनवा देते हैं, ताकि लेबल रैपर में डिटेल्स लिख देते हैं और कॉन्टेस्ट का पार्ट बना देते हैं, जिससे कि उन्हें प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है तो हम क्या करते हैं, डीलर से बात करते हैं, डीलर के पास फॉर्म रखवा देते हैं, वो डीलर के पास जाते हैं, फॉर्म भरते हैं, कॉन्टेस्ट में पार्ट लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डीलर की भी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है और वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी हो जाते हैं। अगली चीज़ हम क्या करते हैं, जो कॉन्टेस्ट जीता है उसे प्राइस देते हैं। कस्टमर को तो प्राइस देते ही देते हैं, साथ साथ जो डीलर जिस सबसे ज़्यादा सेल करी उसे भी प्राइस देते हैं, ताकि दोनों लोग मोटिवेट हो जाए और हमारी सेल्स बढ़ जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब तक ये कॉन्टेस्ट चलते हैं और उसके थोड़े टाइम बाद तक ही हमारी सेल बढ़ी रहती है, एक टेम्पररी मेजर रहता है। जब नॉर्मल पैटर्न आता है तो सेल एकदम से ड्रॉप हो जाती है। ये कोई सस्टेनेबल मेथड नहीं है। प्राइस डील्स का मतलब क्या होता है, आप 2 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा। ये एक पार्ट ऑफ प्राइस प्रमोशन रहता है। नॉन फूड आइटम और फूड आइटम दोनों के लिए इसे करा जाता है। जो लोग रेगुलरली कोई चीज़ को खरीदते हैं या कभी कभी जब रेगुलर पैटर्न्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाते हैं तो सेल्स को बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ों को यूज़ करा जाता है। इसका पर्पस क्या रहता है, एक टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना सर्टेन मार्केट में। नेशनल लेवल पे या किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है तो हम ये करते हैं। जो प्राइस डील है इसे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करा जाता है नए प्रोडक्ट जब आप ला रहे हैं, ताकि एक फेवरेबल प्राइस बनाया जा सके। लेकिन ये एडवाइजेबल होता है कि कभी भी आप प्राइस को कम मत रखिए, एक डील बनाइए। मतलब अगर 99 रुपये का एक पिज़्ज़ा है तो ऐसा मत करिए कि आप
आपकी पिज़्ज़ा को एक पिज़्ज़ा को 60 रुपये का कर दोगे। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि अगर आप 4 पिज़्ज़ा खरीदेंगे तो आपको 200 रुपये मिल जाएगा। आपने प्राइस कम कर दी लेकिन आपने एक डील बनाई, क्योंकि अगर आप बाद में प्राइस कम करेंगे तो लोग नाखुश हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं। दूसरी कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कि आप स्क्रैच कार्ड दे दोगे, उन्हें एक्सचेंज मील्स प्रोवाइड कर दोगे, किसी फेमस पर्सनैलिटी को बुला लोगे, उनके साथ डांस करवा दोगे, उनके साथ फोटो ले दोगे, उनके साथ डिनर करवा दोगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करा दोगे। अगली चीज़ क्या होती है, गुड्स को उनके पास सप्लाई करो, कुछ एडिशनल एसेसरीज प्रोवाइड करो। अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो बैग दो, बैग खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जिपर दो, कोड दो, वो ठप्पा लगता है, अच्छा सा दिखता है, शाइन करता है, प्रोडक्ट का वो टैग दो उसके साथ। कई बार क्या होता है, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो लो कॉस्ट या जीरो इंटरेस्ट पे आपको EMI फाइनेंस मिलता है। ये भी एक अदर प्रमोशन की स्ट्रेटजी, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट से खुश हो जाएं और परचेस कर ले हमारे प्रोडक्ट को। तो इस तरह की कुछ चीज़ें। फिर कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे बड़े सिंपल से। इंटरमीडिएट के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा रहता है, प्रमोशन मिक्स कैसा रहता है, शॉर्ट नोट लिखना है, प्लेस मिक्स, होलसेलर वगैरह पे ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अभी आपने सुन तो लिया कि क्या होता है, लेकिन इसे याद करना। जिन लोगों का BCom का एग्जाम है उनके लिए आपको लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये एक हेडिंग चार्ट है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखो प्लेस मिक्स, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, कैटेगरीज, मर्चेंट मिडिलमैन, लार्ज स्केल रिटेलर्स, एजेंट मिडिलमैन, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चैनल्स, प्रमोशन मिक्स पे आ गए, उसके एलिमेंट्स, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, प्रमोशनल टेक्निक्स, ठीक है। इतना फास्ट क्यों करा, क्योंकि आपको सिर्फ पॉज करके लिखना है, ठीक है। अभी हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, दूसरे का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है कि जो बाटा है उसका एक बड़ा शोरूम है, वो सारे जो परचेस करता है एक बार में कर लेता है रॉ मटेरियल का, और फिर उसने अलग अलग, एक 5 किलोमीटर दूर, एक 10 किलोमीटर दूर, एक दूसरे डायरेक्शन 12 किलोमीटर दूर, एक 20 किलोमीटर दूर, अलग अलग छोटे छोटे स्टोर खोल के रखे हैं, और वहाँ से वो छोटे छोटे सेल सबको करता है, और गुड्स अपने पास से बड़े स्टोर से सबको देता है, अपने पास पैसे लेता है और फिर बड़ा परचेस कर लेता है, ताकि उसको परचेस में डिस्काउंट भी मिल जाए, और जब सेल कर रहा है तो रिटेल प्राइस पे वो सेल कर सके। ये कौन से टाइप का रिटेलर है? पॉज करो, सोचो और अपने मन में आंसर डिसाइड करके रखो। 3, 2, 1। आंसर है इसका चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स का एग्जांपल रहता है। अभी ये तो ठीक था, अभी ये क्वेश्चन देखो, ये आपको आंसर करना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर है। जो कस्टमर है उसने ऑर्डर प्लेस करा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास कोई स्टॉक नहीं है, अपने पास वो कोई चीज़ मेंटेन नहीं करता है, उसने मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई तू गुड्स भेज दे, इसने इतनी क्वांटिटी ऑफर, इसने इतनी क्वांटिटी ऑर्डर करी है। जो प्लेटफॉर्म है ये किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है? वो मैन्युफैक्चरर रिटेलर कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर रिटेलर कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर एजेंट कस्टमर है, या इनमें से कोई नहीं है? A, B, C या D आपको आंसर देना कमेंट में। अगर आपका आंसर सही रहेगा लाइक कर दूंगा, अगर आपका आंसर आप जल्दी दोगे तो पिन कर दूंगा, अगर पिन होगा थोड़े थोड़े टाइम में पिन चेंज करता रहूँगा मैं, ठीक है। नाउ टेक केयर। अभी जिन लोगों का एग्जाम है आपको वीडियो को बांट के, स्क्रीन को बीच में से बांट के एक साइड पे वीडियो और एक साइड पे नोट्स चला के रीड करना है। जिन लोगों के पास मोबाइल है आपको वीडियो पहले एक बार देखनी है, उसके बाद उसे याद करना है, नोट्स को एक बार रीड करना है, फिर एक बार वीडियो देखनी है, और फिर एग्जाम में जाने से पहले नोट्स को रीड कर लेना है। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। टेक केयर।